अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज हम पढ़ेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 9 यानी जो चैप्टर नंबर 9 है ना हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग, उसके एमसीक्यूज़ करेंगे। ये एमसीक्यूज़ पेपर के लिए तो इम्पोर्टेंट है, तो आपने इनको ज़रूर देखना है। चलो अब स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम अपना पार्ट 1 करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। कहते हैं इफ़ 2x - 5 ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 देन इट्स सोल्यूशन सेट इज़। ये कह रहे हैं कि हमने आपको एक इनइक्वालिटी दे दी है, इस इनइक्वालिटी की मदद से क्या सोल्यूशन सेट निकलेगा आपने वो बताना है। सोल्यूशन सेट क्या होता है? सोल्यूशन सेट ये होता है कि x की मुख्तलिफ वैल्यूज़, यानी x की मुख्तलिफ वैल्यूज़ का निकालना। फॉर एग्ज़ाम्पल x की वैल्यू आ गई 5, 4, 3, ये सोल्यूशन है इसके, यानी इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो अब यहाँ पर देखो आपके पास क्या है, अब आप कैसे निकालोगे 2x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब इस सिचुएशन में सबसे पहले आपने क्या करना है, डायरेक्ट पॉइंट नहीं देखना है, आपने छोटा सा सोल्यूशन करना, बिल्कुल छोटा सा। आपने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? 5 उधर चला जाएगा। याद रखना ये इनइक्वालिटी जो है एज इट इज़ वैसे ही सॉल्व होती है जैसे आप इक्वालिटी को सॉल्व करते हो, यानी जो रूल आप इक्वल टू पे लगाते हो ना, वही रूल यहाँ भी लग रहे होते हैं। तो इक्वल टू में क्या होता है कि अगर ये यहाँ माइनस है, वहाँ जाके प्लस होगा। तो इनइक्वालिटी में भी सेम है कि यहाँ अगर ये माइनस है तो वहाँ जाके प्लस होगा। तो x आपका कितना आ रहा है? x आपका आ रहा है 8 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब क्या आ रहा है 4। अब इससे क्या बात पता चल रही है, क्या सोल्यूशन सेट समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल बात है। देखो x की वैल्यू ये नीचे आ रहा है आपके पास इक्वल, तो इसका मतलब है 4 हो सकती है ना। अब ये आ रहा है ग्रेटर, यानी 4 से बड़ी भी कोई वैल्यू भी हो सकती है। दो बात पता चल रही हैं, एक तो x की वैल्यू 4 हो सकती है। कैसे पता चल रही है? कि ये नीचे इक्वल आ रहा है और ऊपर वाला क्या बता रहा है कि ग्रेटर में भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी x की वैल्यू 4 भी हो सकती है और ग्रेटर में भी कोई भी वैल्यू, जैसे 5, 6, 7 इन्फिनिटी तक। तो आप ऐसे लिख दो 5। अच्छा, अब 6, 7 भी लिख सकते हो, लेकिन वो दिया हुआ नहीं है तो उसको ऐसे लिख देना। ये इसका आंसर है। अब ये आपको किस में दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है। समझ में आई बात? कितना सिंपल था। यानी इसका मतलब है और भी वैल्यूज़ हैं, 6, 7, 8, 9, 10 इनफाइनाइट है, तो हमने थोड़ी वैल्यूज़ लिख दी। चलो ये बात तो बहुत अच्छी क्लियर हुई होगी माशाल्लाह से। अच्छा, अब आगे देखो, आपको एक इक्वेशन दी हुई है, इफ़ 4x - 3y इक्वल टू 8 इज़ द कॉरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ एन इनइक्वालिटी। यानी यहाँ पर ज़रा मेरी बात समझो, बहुत सिंपल बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। एक इनइक्वालिटी दी हुई थी, उस इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, देखो मैं बनाता हूँ यहाँ पर, आप फिर आपको बात समझ आ जाएगी। और ये काम आपने हर सवाल में किया है इस एक्सरसाइज के। आपको ये एक इनइक्वालिटी दी हुई थी। अब आपको पता है जब हम x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इनइक्वालिटी को इक्वालिटी मान लेते हैं, यानी इनइक्वालिटी जो होती है उसको इक्वेशन बना लेते हैं इक्वल टू में। तो ये हो गया 4x - 3y और ये इनइक्वालिटी की जगह इक्वालिटी आ गई। ठीक है, ये इनइक्वालिटी है, ये इक्वालिटी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने x इंटरसेप्ट निकालना है। अब आपको पता है x इंटरसेप्ट कैसे निकलता है, जस्ट y की वैल्यू 0 रख लो। ठीक है, x इंटरसेप्ट, तो y जस्ट आप 0 रखोगे, तो 4x - 3 और ये 0 और ये 8, तो 4x इक्वल टू 8, तो ये आ गया 8/4। तो ये जो है वो 2 पर आता है, ये 1 पर आता है, तो x की वैल्यू जस्ट 2 आ रही है। तो 2 आपको दिया हुआ भी है, C आपका सही जवाब है 2। समझ में आई बात? देखो कितनी सिंपल बात करी है कि जब भी इनइक्वालिटी दी हुई हो ना और वो कहें x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट निकालो, तो आपने इनइक्वालिटी की मदद से नहीं निकालना, क्योंकि इनइक्वालिटी में एक वैल्यू नहीं आती, बहुत सारी वैल्यूज आ रही होती हैं। x इंटरसेप्ट में एक वैल्यू मिलती है आपको, तो आपने क्या करना है, पहले इनइक्वालिटी को इक्वालिटी मान लेना है, यानी इक्वेशन बना लेना है उसे, और इक्वेशन मानने के बाद फिर x इंटरसेप्ट चाहिए तो y की वैल्यू 0 रख के सॉल्व कर देना है, और आपके पास फिर आपका ऐसे आंसर आएगा। ठीक है भाई, देखो बहुत अच्छी सी और प्यारी सी बातें कर रहा हूँ मैं, तो कोई मुश्किल नहीं हुई होगी बात समझने में। अच्छा, अब कुछ थ्योरी वाले एमसीक्यूज। कहते हैं x है आपके पास, एक x होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ बताता हूँ आपको ताकि आपको अच्छी बात समझ में आए। आपके पास एक x होगा, अब इसकी वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, मुख्तलिफ वैल्यूज़ मिलेंगी इसकी आपको। ठीक है, अच्छा
तो वो कह रहे हैं जो x होगा ना वो रियल नंबर होगा। आपने सेट्स पढ़ रखे हैं रियल नंबर का, इंटीजर का, प्राइम नंबर का, इवन नंबर का, ऑड नंबर का, ठीक है। तो ये r का मतलब है रियल नंबर होगा। अब एक कंडीशन दे दी उन्होंने कि x की वैल्यू 5 से बड़ी कोई भी हो सकती है। देखो ये इनइक्वालिटी क्या बता रही है आपको, ये वाली इनइक्वालिटी क्या बता रही है, ये वाली इनइक्वालिटी ये बता रही है कि x की वैल्यू 5 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे 6, 5 नहीं होगी, 5 से ग्रेटर। 5 क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये नहीं लगा हुआ। अगर ये लगा हुआ होता तो 5 भी होती, अगर ये नहीं लगा हुआ तो 5 नहीं है, 5 से ज़्यादा बड़ी कोई भी हो सकती है। तो बहुत सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आ सकती हैं। तो अब इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा? इसका सोल्यूशन सेट बनेगा 5 और इनफाइनाइट। समझे मेरी बात? चलो पेपर में भी आ जाएगा तो कर लेना। देख लेते हैं ये कौन सा, सी है। 4 वाला MCQ, लीनियर प्रोग्रामिंग इज यूज टू ऑब्टेन डैश सोल्यूशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें आप कम से कम चीज़ें यूज़ करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान ने कारोबार शुरू किया, उसने कम से कम पैसे लगाए, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रुपये लगाए और करोड़ों रुपए कमा लिए। तो कम से कम इन्वेस्टमेंट करी, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें चाहिए होता है, यानी जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आ रही हो। तो ऑप्टिमल इसका सही जवाब है। जब मैंने ये एक्सरसाइज मतलब ये चैप्टर शुरू किया था तो उस वक्त ये चीज़ें बताई थी। आई होप आप लोगों को याद हो। अच्छा अब 5 है, सोल्यूशन स्पेस फॉर द लीनियर इनइक्वालिटी इंक्लूड्स। अच्छा ज़रा मैं इसको बताता हूँ। ये कह रहे हैं आपके पास ये 2x + 3y लेस और बराबर है 6 के। ये कह रहे हैं कि सोल्यूशन सेट कहाँ पर आएगा। ज़रा मेरी बात सुनो। याद है आपको हम ऐसे करके ग्राफ बनाते थे, फिर हम एक लाइन ड्रॉ करते थे, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग है तो सारी लाइनें स्ट्रेट बनी थी हमारी। अब अगर फिजिबल रीजन यहाँ था तो सोल्यूशन क्या था? अंडर द लाइन। और अगर फिजिबल रीजन यहाँ था तो सोल्यूशन क्या था? ओवर द लाइन, यानी शेडेड रीजन ओरिजिन की तरफ था। इसका मतलब है कि सोल्यूशन सारे के सारे अंदर मिलेंगे हमें, ठीक है। और अगर ऊपर की तरफ है तो यानी लाइन के ऊपर मिलेंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा आपको सोल्यूशन कहाँ मिलेंगे? बहुत सिंपल है, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 रखो, x की वैल्यू भी 0 रखो और y की वैल्यू भी 0 रखो। तो देखो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो ये जस्ट 0 आ जाएगा। लेस इक्वल 6, ये बात ट्रू है, ये बात सही है ना। देखो 6 तो छोटा होता है ना, मतलब 0 तो छोटा होता है ना 6 से, ये बात भी यही बता रहा है। इक्वल को नहीं देखो, छोटे को देखो। 0 छोटा होता है 6 से, ये बात ठीक है, यानी ट्रू है। अगर ये चीज़ ट्रू हो जाती थी तो सोल्यूशन कहाँ मिलता था? अंडर द लाइन, लाइन के नीचे। तो लाइन के नीचे मिलेगा। तो यहाँ पे देखो एट सोल्यूशन, सोल्यूशन का मतलब होता है पॉइंट्स का मिलना, x और y के पॉइंट्स। तो यहाँ उन्होंने सोल्यूशन नहीं कहा, उन्होंने पॉइंट्स कह दिया। तो ऑल पॉइंट अबव द लाइन, अबव द लाइन नहीं होगा। अबव द लाइन जब होगा जब फॉल्स होता, अभी ट्रू है। ऑल पॉइंट एंड बिलो द लाइन, बिलो द लाइन भी कह सकते हो, नीचे भी कह सकते हो लाइन का, तो बिलो का वर्ड सही इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ लिखो ऑल द पॉइंट्स ऑन, अच्छा ऑन यानी लाइन पर होगा और बिलो द लाइन होगा, ठीक है। यार बता के इसको ऐसे लिख लेते हैं, एंड बिलो द लाइन, बिलो द लाइन, लाइन पर भी हो सकता है सोल्यूशन और बिलो द लाइन भी हो सकता है, ठीक है। आई होप ये बात अच्छी समझ में आ गई हो। अच्छा तो ये बात मैंने आपको समझानी थी, आई होप अच्छा समझ गए। चलो आगे चलो, जल्दी करो। कहते हैं कहने वाले, इफ़ आपको दिया हुआ है फंक्शन। देखो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन वो होता है जो किसी पे डिपेंड कर रहा हो। फॉर एग्जांपल आप x की वैल्यू पुट करो और y की वैल्यू पुट करो, आपको मुख्तलिफ वैल्यूज़ मिलेंगी। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन में अगर आप कोई वैल्यू पुट करो तो वो आपको कोई वैल्यू देता है, और फंक्शन रिलेशन बताता है। रिलेशन क्या है? यहाँ पर रिलेशन है एडिशन का, और x और y है फंक्शन। x और y का मतलब यानी x की वैल्यू भी देनी होगी और y की वैल्यू भी देनी होगी, तो आपको कोई आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ x की वैल्यू भी चाहिए, y की वैल्यू भी चाहिए। ये बात समझ में आ गई। अब ये कहते हैं इज़ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। अब फिजिबल रीजन आपको पता है, ये ग्राफ है,
ये जो रीजन बनता था ये फिजिबल रीजन होता था, ठीक है। अब आपको कॉर्नर पॉइंट दे दिए हैं। अब कॉर्नर पॉइंट से आप क्या करते थे, कॉर्नर पॉइंट से दिए आपको 5 4 0 0 और 4 और 0 और एंड आखिर में 0 और 6। अच्छा, अब आगे कहते हैं देन द फंक्शन इज मैक्सिमम एट। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मैं कौन सा पॉइंट ऊपर पुट करूं कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिले। देखो, पहली वाली वैल्यू x की वैल्यू है, याद रखना। अगर ये आपके पास 5 और 4 दिया हुआ है तो इसका मतलब है 5x की वैल्यू है और 4y की वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह से ये x की, ये y की, ये x की, ये y की वैल्यू। तो आपने क्या करना है, x और y की वैल्यू यहाँ से आ जाएंगी, इधर पुट करना है और वो पॉइंट चेक करना है जहाँ पर मैक्सिमम आंसर मिले। एक बात याद रखना, ये एडिशन हो रहा है तो मैक्सिमम आंसर इसी से मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं सारे सॉल्व करा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। पहले 5 और 4 रखते हैं। तो 5x की वैल्यू भी 5 है और y की वैल्यू 4 है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो गया आपके पास 25 और ये हो गया आपके पास 16, तो ये हो गया आपके पास 41, ठीक है, 41 आ रहा है, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, लेकिन अभी तो हमने सिर्फ एक पॉइंट चेक किया है ना, हम मज़ीद पॉइंट भी चेक करते हैं, क्या पता हमें दूसरे पॉइंट पे भी इससे बड़ी वैल्यू मिल जाए। चलो ये वाला रख लेते हैं। देखो इस पर तो 0 आएगा, पता है हमें। ये लो मैं रख के भी दिखा देता हूँ। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो फंक्शन है हमारा x और जस्ट y का। तो 5 0 4 0, तो ये फंक्शन ने हमें आंसर दिया 0 का, तो ये तो मिनिमम वैल्यू भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक आसानी के लिए 4 तो छोटा ही नंबर देगा, ये रख के देख लेते हैं। x की वैल्यू रख रहा हूँ मैं 0, y की वैल्यू रख रहा हूँ 6। x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू है 6, समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो x और y है आपका, x और y पे डिपेंड कर रहा है फंक्शन। अच्छा, अब y की वैल्यू 0 है तो यहाँ x की जगह 0, सॉरी x की वैल्यू 0 है तो x की जगह 0, और y की वैल्यू 6 है तो 6। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 24 आ गया। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू तो यही दे रहा था, तो आपने वो पॉइंट जस्ट लिख देना। वो ये पूछ रहे हैं कि कौन से पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिली है आपको, तो हमें मिली है पहले वाले पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू, तो हमें इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिली जो कि हमारे पास डी है। ये हमारे पास बी था, ठीक है, बी था ना, हाँ बी था, ठीक है। तो देखो हमें डायरेक्ट आंसर्स मिल रहे हैं। अच्छा, अब देखो आओ ज़रा कुछ कॉन्सेप्ट वाले MCQs भी निकाल लेते हैं। अच्छा, अब हमारा 7वां MCQ है, डैश आर द एंटिटीज़ यानी वैल्यूज़ वगैरह, हुज वैल्यूज़ आर टू बी डिटरमाइंड फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग LP प्रॉब्लम, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आएगा आपके पास डिसीजन वेरिएबल। देखो ये जो है वो डिसीजन वेरिएबल है x और y। x और y का इस्तेमाल कर कर ही आप लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो ना, तो डिसीजन वेरिएबल। देखो बात तो क्लियर है, बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। डिसीजन वेरिएबल क्या है, b है। आगे देखो 8 में देखो, डैश स्पेसिफिक द ऑब्जेक्ट और गोल ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अच्छा, डैश स्पेसिफिक द, अब इसमें देखो इसमें क्या पूछ रहे हैं, आप लीनियर प्रोग्रामिंग में काम क्यों कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का इस्तेमाल करते हो। ज़रा मैं फिर पढ़ देता हूँ ताकि और आसानी से समझ में आए। डैश स्पेसिफिक द ऑब्जेक्ट और गोल ऑफ सॉल्विंग द लीनियर प्रोग्रामिंग। देखो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, इसका यूज़ करके आप अपना कोई गोल या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो ना, ताकि आपको बात पता चले। तो इसका आएगा आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि है आपके पास ए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ तक हमारे हो गए। अब हम आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं ताकि आगे वाले भी करें। देखो ये आसान चैप्टर है, कोई इतना मुश्किल नहीं है MCQs के लिहाज से तो। अच्छा, अब आ जाता है हमारा
9 आ जाता है। 9 में कहते हैं आर द रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन इम्पोज ऑन द लीनियर प्रोग्रामिंग। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग में रिस्ट्रिक्शन देती है या लिमिटेशन। मैंने शुरू में याद करो जब ये चैप्टर स्टार्ट करा था तो ये बात बताया था, कांस्टेंट लिमिटेशन होती है, यानी हम बताते हैं कि भाई इससे बड़ी वैल्यू नहीं लेना, इससे छोटी वैल्यू नहीं लेना, इसके दरमियान में वैल्यू लेना, तो वो होती है कांस्टेंट, CONS कांस्टेंट, TRAIN कांस्टेंट्स। ठीक है, कांस्टेंट्स। अच्छा कांस्टेंट हो गया। अब आ जाओ 10 पर आ जाओ। द रीजन ऑफ सोल्यूशन इन लीनियर प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड। अच्छा, जहाँ पर आपको लीनियर प्रोग्रामिंग में, ज़रा मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि बात अच्छी समझ में आए। मकसद मेरा यही है कि आपके डाउट क्लियर हो जाएं, क्योंकि सोल्यूशन तो आपको बुक के पीछे से मिल जाएगा, ग्लॉसरी में मौजूद है। देखो, जहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल रहा हो उस रीजन को आप क्या कहते हो, फिजिबल रीजन, और वो बिलो द लाइन भी होना चाहिए। तो ये यही बात कह रहे हैं कि द रीजन ऑफ सोल्यूशन इन लीनियर प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। तो लिख लो P, अच्छा फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन है आपके पास D में, कांस्टेंट था आपके पास, कांस्टेंट था आपके पास, ये ऑलवेज D था, ये भी D था। ठीक है, अब 11वें पे आ जाओ। इन केस ऑफ एन डैश कांस्टेंट, देखो आपको एक कांस्टेंट दिया हुआ है, द फिजिबल रीजन इज अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इन केस ऑफ एन डैश कांस्टेंट मतलब कौन सा कांस्टेंट आपको दिया हुआ, कांस्टेंट दिया हुआ हो कि आपके पास स्ट्रेट लाइन आए। थोड़ा आसान करता हूँ, यानी उन्होंने लिमिटेशन दी हुई होगी आपको क्या दी हुई होगी, लिमिटेशन दी हुई होगी, और लिमिटेशन की मदद से आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे। तो ये कब होगा, जब इक्वल टू आपको दिया हुआ हो। तो यहाँ लिख लो इक्वल टू 11वां था, बिल्कुल 11वां था, और ये D था। ठीक है, 12वां। अच्छा, यहाँ कहते हैं AX प्लस B लेस और इक्वल 0 के। ये क्या चीज़ है, इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है, या जो पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं इन्होंने, या लीनियर इनइक्वालिटी है या नॉन लीनियर इनइक्वालिटी है। बात सिंपल समझ में आ रही है, ये इक्वेशन हो नहीं सकती क्योंकि इसमें इक्वल टू नहीं है। लीनियर तो ये सारे हैं, नॉन लीनियर तो हो नहीं सकते, क्योंकि देखो x या y की अगर वैल्यूज़ होती, x या y की पावर देखो तो वो 1 है, तो लीनियर है, इनइक्वालिटी है। बात देख के समझ में आ रही है, आप लोग इसको अच्छी तरीके से जानते हो, लीनियर इनइक्वालिटी, जो कि आपके पास B पे मार्क हो रहा है। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी हो गया आपका। अच्छा, अब हम करते हैं अपना 13 वाला MCQs। इस पर भी अच्छे खासे MCQs रहेंगे। अच्छा, कहते हैं अ पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइन इंटरसेप्टिंग। देखो, वो पॉइंट जहाँ पर दो लाइन आपस में मिल रही हो या जहाँ पे बाउंड्री बन रही हो, उसे आप क्या बोलते हो, इस पॉइंट को आप क्या बोलते हो, यानी वो पॉइंट जो कि आपको दो लाइन के मिलने से मिले या बाउंड्री से मिल रहा हो, तो वो आपका क्या होता है, कॉर्नर पॉइंट। देखो ये यहाँ पे समझ भी आ रहा है ना, ये कॉर्नर पॉइंट है, यहाँ पर कोई x की वैल्यू और y की वैल्यू होगी, ये दोनों मिल रहे हैं आपस में, तो क्या हो गया आपका, कॉर्नर पॉइंट हो गया। तो कॉर्नर पॉइंट, पॉइंट्स कह लो या पॉइंट कह लो। ठीक है, तो ये आपका कौन सा था, मैंने 13वां MCQs किया, तो कॉर्नर पॉइंट। अच्छा, अब करते हैं हम अपना 14वां MCQs। द सोल्यूशन रीजन ऑफ एन इनइक्वालिटी रिस्ट्रिक्टेड टू एन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड। फिजिबल रीजन है इसका भी, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपका आंसर आना चाहिए और बिलो द लाइन, तो फिजिबल रीजन। ठीक है, फिजिबल लिखा हुआ है सर, रीजन नहीं लिखा उन्होंने, मैं भी नहीं लिख रहा हूँ वरना बच्चे कंफ्यूज होंगे। ठीक है, C आ गया और D आ गया, फिजिबल। अच्छा, 14 MCQs हमारे पास हो गए। अब बाकी आगे चलते हैं, आगे काम करते हैं। 15वां MCQs देखते हैं। अ फंक्शन विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन।
ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव फंक्शनों पे यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, वो फंक्शन जो आपको मैक्सिमम वैल्यू दे या मिनिमम वैल्यू दे। अभी मैंने लिखा था ना फंक्शन इस तरह से करके, यही मैक्सिमम वैल्यू दे रहा था ना आपको, 5x + 4y, तो यही ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इसी में आप एक्स वाई पुट करो, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ रही होती है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस में दिया हुआ? ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको सी में दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब करते हैं 16 जो कि आखिरी है। 16 लिखने के बजाय मैंने उसे 4 लिख दिया। द फिजिबल रीजन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड द, अच्छा वो फिजिबल रीजन जो कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देगा आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, उसको क्या बोला जाएगा? ऑप्टिमल सोल्यूशन बोला जाएगा। ठीक है, उसे ऑप्टिमल, देखो हमने क्या पढ़ा, ऑप्टिमल सोल्यूशन पढ़ा ना, कि मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है या मिनिमम वैल्यू मिल रही है। मैक्सिमम वैल्यू किसकी मिलेगी? कॉस्ट की, यानी आपके प्रॉफिट की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मिनिमम वैल्यू किसकी आएगी? आपके रिसोर्सेज की या आपकी चीज़ों की, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मिनिमम, आपके प्रॉफिट की वैल्यू मैक्सिमम। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो बाकी काम हम करेंगे अब नमाज के बाद। वैसे हमारा यहाँ हो गया काम, मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, ऑप्टिमल सोल्यूशन, तो मैं आंसर्स वेरीफाई करा दूँगा। ठीक है, आंसर्स वेरीफाई करा देता हूँ। तो स्टूडेंट अब हम अपने आंसर्स वेरिफिकेशन कर लेते हैं जो हमने फाइंड किए थे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हमारे पास जो है वो 1 है, इसमें इन्होंने 4, 5 और 6 भी दे दिया है। तो आपको बात तो वैसे ही समझ में आ रही है कि उसमें 4 और 5 और अगला नंबर 6 ही है, तो पीछे तो नहीं दिया हुआ था पॉइंट्स में, यहाँ दे दिया है, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरे का 2 दिया हुआ, ठीक है, तीसरे का ये दिया हुआ ऑप्टिमल, ठीक है, ऑल पॉइंट बिलो या ऑन द लाइन, ठीक है, ये ठीक है, डिसीजन वेरिएबल, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, और 8 का आपको कांस्टेंट दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, फिजिबल रीजन बिल्कुल सही बात कर दी इन्होंने, तो इक्वल टू बिल्कुल सही बात कर दी, और लीनियर इनइक्वालिटी बिल्कुल सही बात कर दी, कॉर्नर पॉइंट बिल्कुल सही बात कर दी, और फिजिबल, ऑब्जेक्टिव, इंशाल्लाह आप पेपर में भी ऐसे ही कर आओगे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ऑप्टिमल सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है सारे, आप वेरीफाई कर सकते हो, और मैंने इनके पीछे के रीजंस भी बताए आपको। ठीक है, तो आई होप अच्छा समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर